जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र में जो है मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें आज थोड़ा सा गवर्नर जनरल का या वायसराय गवर्नर जनरल या वायसराय का थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि सही जोड़े बताइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अब पहला ऑप्शन में है कि चूक का सिद्धांत। चूक के सिद्धांत को ही कहा जाता है हड़प नीति का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कह रहा है ये पहला ऑप्शन किससे संबंधित हो जाएगा, तो हड़प नीति संबंधित है डलहौजी से। और दूसरा ऑप्शन में है कि बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय में, और बंगाल में दोहरा शासन प्रारंभ किया था ये क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, और सामाजिक सुधार किया गया था विलियम बेटी के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गया नीचे से मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन में है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था, ये दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन में बी में है कि भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है कि भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। उसके बाद चौथा में है कि गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। और सूची 2 में अब हम लोग सूची 2 को देखते हैं। सूची 2 में भी लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये आईएएस का क्वेश्चन है इसलिए इतना लंबा है। तो पहला में है सूची 2 का पहला है कि आर्कीबाल्ड परसिवल बेवेल, और एक है बाईकाउंट और अर्ल बेवेल। दूसरा ऑप्शन है कि जेम्स एंड्रूज ब्राउन्ज रैमजे और डलहौजी का अर्ल और मार्किन्स। फिर तीसरा में है कि कार्नवालिस का दूसरा अर्ल का पहला मार्किन्सन, गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमांड मिंटो का अर्ल, ये चौथा ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन में है कि लुई माउंटबेटन बर्मा का अर्ल माउंटबेटन। ये तो ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही भूल गए होंगे, सुनते सुनते। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ए से। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसके लिए इसी का मतलब डिटेल में है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट दिया हुआ है कि 1833 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और वही कह रहा है एक्ट 1833 के एक्ट किससे संबंधित है? डलहौजी के नियुक्ति से संबंधित है। और 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति से संबंधित है। और 1935 का एक्ट जो है बेवेल की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो पहला में स्थान दिया हुआ और दूसरा में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। तो पहला में है कि संभलपुर को विलय किया गया था। संभलपुर को विलय किया गया था 1849 में। उसके बाद सतारा को विलय किया गया था 1848 में, और अवध को विलय किया गया था 1856 में, और झांसी का विलय किया गया था 1854 में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसे मिलाया गया था? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पहला में है कि सिक्किम का विलय कब किया गया था, फिर झांसी का विलय कब किया गया था, फिर पंजाब का विलय कब किया गया था, फिर है बर्मा का विलय। तो इसका आपको डेट याद रहेगा तो ऑप्शन में मिलान करिएगा। तो इसका हो जाएगा सिक्किम। देखिए इसका डेट इस साइड में दिया हुआ है, इसका डेट इस साइड में दिया हुआ है कि सिक्किम को विलय किया गया था 1850 में, और पंजाब को विलय किया गया था 1849 में, बर्मा को विलय किया गया था 1853 में,
और उसके बाद झांसी को विलय किया गया था 1854 में। तो इस अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले 3 नंबर में होगा जो था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से अधिक। ये जो है राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दिया जाता था 1859 से 60 के दशक में। तो उस समय वायसराय कैनिंग थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद ये वायसराय का टॉपिक अब खत्म हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वायसराय या गवर्नर जनरल का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक से का क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इसका पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा में है कि भारत में कार्यकर्ता अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा में है कि भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसमें कौन सा सही है, वही तो पूछ रहा है। कौन सा होम चार्जेज की संगठक है, तो कौन सा होम चार्जेज का संगठक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों। पहला में लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, उसका कारण क्या था। इसका कारण था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया हुआ कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न 4 में है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पुण्य पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेपल कमोडिटीज, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कॉर्नवालिस के समय में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों से। उसके बाद अगला प्रश्न का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो किया गया था जमींदारों के साथ। ये तो सेम प्रश्न है। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ये अस्थायी भू राजस्व से संबंधित जितना भी क्वेश्चन देता है उसका किससे संबंधित होता है, कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस के टाइम में ही हुआ था।
उसके बाद अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1793 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, बहुत बड़ा प्रश्न है IAS का है। इसमें कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। अच्छा, मतलब इसको सभी को पढ़ के देखना है। पहला में है कि रियायत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, सही है। और दूसरा में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, यह भी सही है। तीसरा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नहीं, इसका ऑप्शन होगा जो हो जाएगा आंसर डी तो आंसर होगा ही, लेकिन इसमें ये क्या है, ये सब तीनों गलत है, तीनों सही नहीं है। क्या है? तीनों गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेगा। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही इसका कारण था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इसका आंसर हो जाएगा सी में भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसी के लिए परमानेंट सेटलमेंट जारी किया गया था। कहाँ? बिहार में। इसका हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में दिया हुआ कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए, 1885 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, नीचे दिए गए कूट में सही को चुनना है। तो तीनों में सही को चुनना है कि रैयतवाड़ी के संबंध में पूछ रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो इसका हो जाएगा आंसर अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। ये दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, और एक दिया हुआ कॉर्नवालिस आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा रीड और टॉमस मुनरो। तो कॉर्नवालिस जो थे, देखिए कॉर्नवालिस का डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो इस कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 1793 में प्रारंभ किया गया था। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सब एरिया, कर्नाटक वाले एरिया को इसमें इन्होंने शामिल किया था, कॉर्नवालिस ने शामिल किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ये जमींदारी व्यवस्था जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, उसका संबंध था, उसमें मलिकाना हक जमींदारों के पास था। उसमें 1/11 कर वसूला जाता था। 1/11 कहने का मतलब हो गया एक जमींदार के पास जाता था और 10 भाग अंग्रेज लेता था। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। उसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुंबई, मद्रास, असम के क्षेत्र में था। यह 51% एरिया पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था, 51% एरिया पर। और उसके बाद इसमें मलिकाना हक किसानों के हाथ में होता था। किसानों के हाथों में मलिकाना हक होता था। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था था। महलवाड़ी व्यवस्था के टाइम में गवर्नर जनरल मैकेंजी थे। और इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में है कि उसमें मलिकाना हक गांव के मुखिया के पास होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा टैक्स की व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसका तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे रीड और मुनरो।
उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 16 नंबर में है। हम लोग 30 प्रश्न करेंगे, उसके बाद 30 प्रश्न करते हैं, नहीं तो शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें 16 में क्या है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयत बाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो इसका हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयत बाड़ी प्रणाली बंगाल और मद्रास में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, किसका संबंध है, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत बाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों सही है। पश्चिम भारत में भी है और पूर्वी भारत में भी है। पूर्वी भारत पश्चिम भारत दोनों जगह है। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर कि मद्रास के रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। रैयत बाड़ी से कौन संबंधित थे, टॉमस मुनरो। और रीड भी रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है कि रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की था। तो रैयत बाड़ी किसने प्रारंभ किया था, टॉमस मुनरो ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर की अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, कहाँ किया गया था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंस में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के दिया हुआ, इसका आंसर डी हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंस। उसके बाद अगला है रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। उसके बाद दूसरा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका और अगला दिया कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है, उस बार पढ़ लिए थे कि गलत, उस बार इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सी पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह भी सही है। रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में, रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह भी सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यह भी सही है। और दिया कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन सी नंबर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा रैयत बाड़ी प्रथा। ये तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद कारण में है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग गवर्नर, अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो इसमें पहला भी सही और दूसरा व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो पहला भी सही और दूसरा भी व्याख्या भी उसका कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर में कि पंजाब जो है भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 में। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1839 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत से संबंधित है। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में चलता था। उसके बाद 12 बलूट संबंधित है महाराष्ट्र से। उसके बाद मिरासी संबंधित है तमिलनाडु से। और अडाडे संबंधित है कर्नाटक से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न हम लोग, हाँ 29 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर में दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40%। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।